औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाया था और वो एक जो है वो आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अब मिलिट्री कॉजेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाता है कि कॉजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस या ऐसे लॉन्ग आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सारे सारे पॉइंट्स जो है उसमें लिखने हैं, नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि दो दो तीन तीन पॉइंट हर एक के, यानी पॉलिटिकल कॉजेज के, मिलिट्री कॉजेज के एक दो पॉइंट, ठीक है, इस तरह से दो दो पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप लिख दें तो वो आपका जो वो क्वेश्चन है यानी कॉजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर अलग-अलग से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, तो इस तरह से अलग-अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अलग-अलग के लिए मैंने ये आपको जो है वो अलग-अलग वीडियोस में बता दिया है कि अगर अलग-अलग पूछे जाते हैं तो आप ये पॉइंट्स जो हैं इनके अंदर लिख सकते हैं। इंतहाई आसान पॉइंट्स आप ज़बानी याद कर सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री कॉजेज में आते हैं तो मिलिट्री कॉजेज के अंदर पॉइंट्स मैंने बनाए हुए इंतहाई आसान है। जल्दी जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ये शॉर्ट सी वीडियो होगी लेकिन आपको समझ जो है वो सारी आ जाएगी। क्या है डिसबैंडेड आर्मीज ऑफ अनेक्स स्टेट। ये अनेक्स स्टेट का आपको पहले ही पता चल गया कि उन्होंने जो स्टेट्स अनेक्स की थी यानी अपने अंदर शामिल कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये जो काम था ना, इन्होंने क्या कर रहे थे, जो अनेक्स कर रहे थे ना स्टेट, उसकी आर्मी को डिसबैंड कर रहे थे। अब हम मिलिट्री कॉजेज पढ़ रहे हैं ना, यानी मिलिट्री किस वजह से जो है वो खिलाफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्यों वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लेनी चाहती थी, ठीक है। तो ये डिसबैंडेड आर्मीज ऑफ अनेक्स स्टेट, यानी वो क्या करते थे, जिस स्टेट को अनेक्स करते थे उसकी आर्मी को डिसबैंड कर देते थे, ठीक है, उसको फारिग, यानी वो अब जो है वो स्टेट के लिए जो है वो नौकरी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है और इससे जो है वो अवाध स्टेट के 60,000 जो है सोल्जर्स जो है वो डिसमिस हुए, ठीक है, इस एक्शन के तहत। तो ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। द ब्रिटिश डिसबैंडेड द आर्मीज ऑफ द अनेक्स्ड स्टेट, ठीक है। दिस एक्शन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ द सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड। तो इससे थाउजेंड्स यानी हजारों की तादाद में जो सोल्जर्स हैं वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो थाउजेंड्स, तो ये देखो एक ही स्टेट के इन्होंने 60,000 सोल्जर्स जो हैं वो डिसमिस किए थे आबाद स्टेट के, ठीक है। इसको और भी लिखा होता है अक्सर जो बुक्स मैंने देखी है, ठीक है, उनमें। तो सो अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन वार। तो क्या हुआ कि इनके जो अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स थे वो भी, और साथ इनकी जो फैमिलीज थी यानी फैमिली मेंबर जो थे वो भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहते थे और उन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री कॉज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जो सोल्जर्स थे जो डिसबैंड हो चुके थे, ठीक है, डिसबैंड आर्मीज के जो सोल्जर थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट है। तो दूसरा ये है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। देखो ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर सिर्फ ब्रिटिश फौज ही नहीं थी, ठीक है, ब्रिटिश के सारे सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने लोकल, ठीक है, लोकल जो लोग थे जो उस इंडिया के रहने वाले ही थे उनको भी जो है वो अपनी फौज के अंदर शामिल किया हुआ था, ठीक है। तो ये उनके साथ जो है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। तो ये भी एक मिलिट्री कॉज के अंदर आ जाता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे जिसकी वजह से लोकल सोल्जर्स जो है वो उनके खिलाफ हो गए, ठीक है। तो लोकल सोल्जर्स इन आइए अनइक्वल ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया कि किस तरह यानी अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे। लोकल सोल्जर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन लो सैलरीज एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी जो ब्रिटिश सोल्जर होते थे उनकी जो सैलरीज है वो हाई होती थी और जो लोकल सोल्जर्स होते हैं उनकी सैलरीज जो है वो लो होती थी, ठीक है। देयर रैंक्स वर आल्सो लोअर, और जो लोकल सोल्जर है उनके रैंक्स भी जो है वो लोअर होते थे, यानी उनको अफसर नहीं भर्ती किया जाता था बल्कि वो बस सिपाही के तौर पे जो है वो अपनी ड्यूटी से अंजाम देते थे। दिस क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अमंग इंडियन सोल्जर, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है और ये जो है ये भी वजह बना एक कि जो लोकल सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के अंदर है ना वो भी जो है वो आज़ादी की जंग लड़ना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है मिलिट्री ऑर्डर्स एंड लॉज। तो ये किस तरह से जो है वो कॉज बने कि लोग जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर शिरकत करें, ठीक है, मिलिट्री के लोग। तो देखें हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड सोल्जर्स अक्रॉस द सी। क्या करते थे जो ब्रिटिश थे या जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ठीक है, ये क्या करते थे सोल्जर्स को समंदर के पार भेजते थे, ठीक है। ये इन्होंने पहले एक लॉ बनाया हुआ था, मिलिट्री का एक लॉ था इनका कि अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये इनलिस्टमेंट एक्ट था, उसके तहत 1856 के अंदर इन्होंने ये दिया कि इसके तहत जो है वो अगर ज़रूरत पड़ती है, ओवरसीज़ अगर कोई जंग होती है
समंदर के पार तो इनको यानी वो यूरोप, जारी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेसिकली थी वो क्या थी, यूरोप से बिलोंग करती थी। तो अगर कोई ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अगर कोई जंग लड़ती तो वो अगर इनसे सोल्जर्स मांगती, तो जारी बात है कि इन्होंने सोल्जर्स भेजने होते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक लॉ बना दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो लोकल सोल्जर्स हैं उनको भी जो है वो समंदर पार जाके जंग लड़ना होगी। समझ आइए। तो इससे क्या, ये कैसे इफेक्ट कर गया, ये देखो हिंदू जो थे ना, ठीक है, हिंदू कंसीडर इट अ सिन, ये इसको एक गुनाह समझते थे, यानी समंदर से पार जाने को। ठीक है, तो ये देखो, ये इसकी एक रिलीजियस कॉज भी कह ले बन सकती है, या फिर ये क्योंकि सोल्जर्स के मुतल्लिक है तो इस वजह से मैंने इसको मिलिट्री कॉज के अंदर भी रख लिया है, लेकिन ये रिलीजियस कॉज भी बन सकती है। ठीक है, बट जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के तहत 1856 के अंदर जो इन्होंने दिया, रिक्वायर्ड रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज ऑफ इफ ऑर्डर्ड। ठीक है, ये तो ये इसके तहत क्या था कि ये जो सर्व कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर यानी एज अ सोल्जर, तो अगर उनको ऑर्डर किया जाता है तो वो ओवरसी यानी समंदर के पार भी जो है वो सर्व करने के लिए जाएंगे। समझ आइए इस बात की। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो ये भी एक वजह बनी जिससे हिंदू सोल्जर्स जो हैं वो नाखुश थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके बाद ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रीस, कार्टरिज, ये जो है ये किस तरह से वजह बना। तो ये सारी चीज़ मैंने समझा दी है, बस एक दफ़ा मैं पढ़ा देता हूँ। दिस कार्टरिजेस बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ वार, ये इमीडिएट कॉज बने। इट वाज रूमर्ड, यानी ये अफवाह फैलाई गई। ठीक है, अब ये नहीं कन्फर्म कि ये अफवाह थी कि ये सच था। डैट कार्टरिजेस डैट हैड अ फैट ऑफ पिग एंड कॉ, कि ये पिग एंड कॉ की जो है वो चर्बी से बने हैं। काउ इज सैक्रेड इन हिंदू रिलीजन, जो काउ थी वो सैक्रेड थी हिंदू रिलीजन के अंदर। पैग इज फॉरबिडन इन इस्लाम, और पैग जो है वो हराम है इस्लाम के अंदर। ठीक है, तो इसने दोनों जो सोल्जर्स थे, बेशक वो हिंदू थे बेशक वो मुस्लिम थे, जो लोकल सोल्जर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उसको इफेक्ट किया, और इन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल करने से इनकार किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला कर दिया। उनके कुछ सोल्जर्स भी मारे, वो मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, तो अगर आपको इस बात की नहीं समझ आई तो आपने उसको जाके जो है वो देख लेना है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है लेस नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। देखो उस वक्त ना 1853 के अंदर, 1857 के अंदर ये वार हुई है। 1853 के अंदर क्रीमिया पेनिनसुला, ये यूरोप का एक इलाका है। ठीक है, उस जगह पे ना जंग हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो जंग लड़ रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अपने बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो वो सोल्जर्स उस जंग को लड़ने के लिए भेज दिए। ठीक है, तो जब ब्रिटिश के बाद या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सोल्जर्स ही कम थे, तो इस वजह से भी जो है वो लोग जो है वो इनकरेज हुए कि हाँ अब हमारा टाइम है, अब जो है वो इनके सोल्जर्स भी कम है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इन पे जो है वो हमला करते हैं और अपना जो सारा इलाका है वो इनसे छुड़वा लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह बनी। ठीक है, कि लेस नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सेंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स टू क्रीमिया पेनिनसुला इन 1853 टू फाइट देयर। ठीक है, देयर आल्सो इनकरेज द पीपल फॉर वार। तो दिस, ये भी कॉज बनी, दिस आल्सो इनकरेज द पीपल फॉर वार। तो ये भी वजह बनी जो है कि लोग जो हैं वो ब्रिटिश जो हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं उनके खिलाफ जो है वो जंग लड़े। ठीक है, नेक्स्ट दो जो मैं बनाऊंगा वो होंगी रिलीजियस कॉजेज, और उसके बाद अगर कोई रह गई, ठीक है, या इकोनॉमिकल कॉजेज होती हैं एक। ठीक है, तो वो अगर उनके 3-3, 4-4 पॉइंट हुए तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि अगर ऐसे सवाल आता है ना कि कॉज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सारे लिखने हैं, ऐसे तो वो पूरा पेपर आप इसी का लिख के आ जाएंगे। आपने क्या करना है कि हर में से एक एक दो पॉइंट जो है जो आपको याद होते हैं वो आपने जो है उसके अंदर लिख देने हैं, अगर सिर्फ ये आता है कि कॉजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो होगी रिलीजियस कॉजेज पे और इकोनॉमिक कॉजेज पे। दोनों को मैं एक ही वीडियो के अंदर जो है वो कर लूँगा कंप्लीट, क्योंकि वो उनके पॉइंट्स जो हैं वो कम होंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। रिमेंबर द नेम HR Academy।